हेलो स्टूडेंट्स एंड फिर से आपका स्वागत है कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और चलिए आज चालू करते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आऊंगी अगले वीडियो में एक एमजीकेवीपी के पेपर के साथ, तो वही आज मैं लाई हूँ आपके लिए बीकॉम एंट्रेंस के लिए एमजीकेवीपी के 2018 का पेपर। ठीक है, तो आपका एग्जाम जो जानते हैं आपकी 2024 में हेल्ड हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बेसिकली लास्ट 5 to 6 years की पेपर सॉल्व कर लेने चाहिए। ठीक है, इससे आपको क्या होता है ना कि थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या फिर किस किस कौन से क्वेश्चंस मेनली रिपीट हुए हैं, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इसका जो वेटेज होता है बच्चों, वो आपके क्लास 12th के रेशियो से बिल्कुल भी ऐसे रिलेटेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर क्लास 12th में शेयर्स ज्यादा पूछा है तो इसमें भी शेयर्स ज्यादा ही पूछेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए आज चालू करते हैं हमारा पेपर सॉल्व करना। ठीक है, ये 2018 का पेपर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस है, एंड दैट ऑल कंप्राइज ऑफ हमारा अकाउंटेंसी और फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ थोड़े बहुत जीके रहते हैं, एंड एक दो आपको रीजनिंग या मैथ्स के क्वेश्चन भी देखने मिल जाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पेपर है ना, वो डायरेक्टली हम जो एमजीकेवीपी का रियल पेपर है वैसा सेम टू सेम है ये। ठीक है, यानी कि ये रियल पेपर ही है। ठीक है, इसमें आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, 2 hours का टाइम स्लॉट है, एंड उसके साथ आपको 200 मार्क्स मैक्सिमम है। ठीक है, और इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस है? 100 क्वेश्चंस है, यानी एक क्वेश्चन वही 2 मार्क्स का होगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच बैंक फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एटीएम इन इंडिया। ठीक है, कौन सा ऐसा बैंक था जिसने इंडिया में पहली बार एटीएम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बैंक था बच्चों? दैट इज HSBC। ठीक है, जो यहाँ पे टिक लगा है, ऐसे कोई टिक नहीं लगाएगा बिकॉज इसमें से कुछ कुछ आंसर्स गलत भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। HSBC वाज द फर्स्ट बैंक जिसने एटीएम इंट्रोड्यूस किया था हमारे इंडिया में। ठीक है, तो क्लियर है ये आंसर आप सभी को? ये कुछ ऐसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि मनी इज व्हाट मनी डज, हु गिव दिस डेफिनेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि यूपी कॉलेज में एमजीकेवीपी में बहुत बार रिपीट हो गया है। इवन सीयूईटी यूजी का जो बीकॉम का एंट्रेंस होता है उसमें मैंने क्वेश्चंस बहुत बार देख लिए। मतलब ये आपको तो याद रखना ही पड़ेगा कि जो फेमस फेमस कोटेशंस है बाय फेमस आवर साइंटिस्ट या फिर इकोनॉमिस्ट कह लो, तो वो तो आपको बेसिकली याद करके चलना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मनी इज व्हाट मनी डज। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने कहा था बच्चों? तो ये स्टेटमेंट का ऑप्शन आपको दिया गया है फिस्कर, मार्शल, हार्टले विथर्स या फिर सेलिगमैन। तो ये किसने कहा था? हमारे हार्टले विथर्स ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया सभी को यहाँ तक? ठीक है, किसी को भी अगर कोई भी डाउट होगी मैम आपका ये क्वेश्चन गलत है या फिर ये समझ में नहीं आया कैसे आया, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। ठीक है, पहला स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। अब वो कब एस्टैब्लिश हुआ था बच्चों? 1857 की, 1875, 1887 की, 1948। ठीक है, तो पहला जो स्टॉक एक्सचेंज था इंडिया में वो कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1875 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1875 में सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी किसकी पॉलिसी होती है? ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का रेगुलेशन कौन करता है? आरबीआई करती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो हमारा एपेक्स बैंक है। ठीक है, उसी के साथ साथ ये पॉलिसी उसी की है। ठीक है, तो यानी द करेक्ट आंसर इज सेंट्रल बैंक। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कि मॉनेटरी पॉलिसी किसकी पॉलिसी है? सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग तो समझते ही होंगे मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब, अब इतना तो मुझे बताना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो कि इन्फ्लेशन इज बेनिफिशियल टू। ठीक है, इन्फ्लेशन किसके किसके लिए बेनिफिशियल है? ठीक है, किसके लिए एडवांटेजियस है? ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो कंज्यूमर्स या फिर क्रेडिटर्स या फिर इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड्स एंड राइट्स। ठीक है, तो देखो
आप हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, या फिर डेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, अब मेरे को तो मेरे हिसाब से तो ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। बट जो आपका करेक्ट आंसर दिया गया है वो है डेटर्स, ठीक है। अब देखो डेटर्स होते कौन है, पहली बात ये जान लो। डेटर्स यानी कि ऐसे लोग जिनको हमें पैसा देना है, ठीक है। द वन हु सेल इज नोन एज डेटर। यानी जब इन्फ्लेशन होगा तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ जैसे इन्वेस्टर्स हैं, तो अगर मनी उनकी भी बढ़ती है, मतलब मान लो इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में, तो उनको भी तो फायदा होगा ना। उनके भी जो मनी वैल्यू है, जो जिस भी बॉन्ड या शेयर्स में उन्होंने पैसे लगाए हैं, उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी। साथ ही साथ अगर क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, तो क्रेडिटर्स को क्या फायदा है? हाँ, क्रेडिटर्स को खैर कोई फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पे इन्वेस्टर्स और डेटर्स का होना चाहिए था, क्योंकि कंज्यूमर और क्रेडिटर्स को कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन लोगों को क्या करना है, ज्यादा मनी पे करना है, ठीक है। बट द करेक्ट आंसर इज डेटर, तो आप लोग उसी को लगाओगे, ठीक है। इसको हटा देना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखो कि अगला क्वेश्चन क्या है कि हु विल बी बेनिफिटेड बाय डिफ्लेशन, ठीक है। वही अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो गया तो किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इकोनॉमी में अगर डिफ्लेशन हो जाएगा तो किसको बेनिफिट होगा? कंज्यूमर को, यानी गुड्स कैसे मिलेंगे? सस्ते मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो डिफ्लेशन हो गया यानी मनी की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, तो सस्ते मिलने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा? फिक्स्ड इनकम ग्रुप जो है उनको क्या होगा? बेनिफिट होने लगेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट फॉर अ बैंक, ठीक है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो उसके लिए एसेट्स क्या है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। बैंक क्या कर रहा है? एसेट मतलब होता क्या है? जो चीज आपके पास है, आपकी है, विच इज योर फिजिकल पोजेशन, है ना, ठीक है। वही अगर बैंक है तो उसके पास क्या है? उसके पास वो पैसा है जो वो पब्लिक को दे सकता है, ठीक है। और उसके पास जो हम पैसा उसको डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर सेव कर रहे हैं बैंक में, तो वो उसके लिए क्या है? लाइबिलिटीज हो गई, ठीक है। यानी कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो बैंक के लिए लाइबिलिटी हो गई, और बैंक से जो हम पैसा ले रहे हैं वो तो उसका पैसा है ना। हम बैंक से ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं या फिर एडवांस ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो बैंक का एसेट हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि लोन और एडवांसेस जो होते हैं वो बैंक की एसेट्स कहलाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से कि व्हेन वाज रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुआ था? दैट इज दिस इज स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, तो ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। तो 1975 में जो था फर्स्ट आरआरबी बैंक इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि हु में क्रॉस अ चेक, ठीक है। एक चेक को क्रॉस कौन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है, हाँ, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है कि ड्रॉवर, होल्डर, बैंकर, या फिर ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो चेक को क्रॉस कौन कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, ठीक है। उसमें ऐसा कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ बैंकर ही करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 10 है कि हु इज द प्रेजेंट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन इंडिया, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि अभी चेंज हो गए हो, ठीक है। तो आप लोग वो गूगल बाबा से पूछ लीजिएगा कि अभी के कौन के हैं, तो इस हिसाब से आप लोग थोड़ा रेडी रहिएगा, ठीक है। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या करना है आपको? याद रखना है, ठीक है। ये सब चीजें आप अपने सर्च करके रखना, एकदम फ्रेशली अपडेटेड रहना। बट उस टाइम 2018 के टाइम कौन था? मिस्टर अर्जुन जेटली जी थे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द रूपी वाज डेवलप्ड इन द ईयर, ठीक है। रूपी इंडिया में कब डेवलप किया गया था, ठीक है, रूपी, ठीक है। तो इंडिया में कब डेवलप किया गया था रूपी? तो 1966 में रूपी को फर्स्ट टाइम डेवलप किया गया था, 1966 में। ये भी आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, एंड ये बहुत ज्यादा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब आज तक हमने ऐसे कोई टॉपिक पढ़ी नहीं थी, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो कि हु रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ
म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस कौन चलाता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स पहले होते क्या है बच्चों, वो तो आप सभी को पता ही है ना, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, मतलब आप कह लो एक तरीके का फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और शेयर्स एंड बॉन्ड्स ये सब कौन चलाता है, हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है कि नहीं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इतना सभी को समझ में आ रहा होगा जितना मैंने बताया, है ना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि द टर्म मेंटल रिवॉल्यूशन वॉज कॉइंड बाय, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एंड ये सारे बच्चों को तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि एक ना मतलब आपको ना क्या होता है कि अगर आपको पेपर है तो उसमें से आपको 10 या 20 क्वेश्चन ऐसे देखने मिल ही जाएंगे जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, जो मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि आप मार्क्स को गेन कर सको, ठीक है। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि आपका ये वर्ड किसने कॉइन किया था पहली बार, तो F.W. टेलर जी ने आपको मेंटल रिवॉल्यूशन नाम का वर्ड दिया था, है कि नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग की सारी एलिमेंट्स हम सभी को पता है ना, ऑब्जेक्टिव हो गया, मेथड हो गया, रूल हो गया, तो ये सब क्या थे, प्लानिंग के एलिमेंट्स थे। पर इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से जो है वो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है वो प्लानिंग का एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। क्लियर सभी को, ठीक है। आगे देखिए कि फादर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का फादर कौन था, ठीक है। फादर ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन कौन थे, F.W. टेलर थे। फादर ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसने पहली बार दिया था वो कौन थे, वो हेनरी फ्योल थे। वही यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फादर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज, तो वो कौन है, दैट इज पीटर F. ड्रकर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पीटर F. ड्रकर उसके फादर थे, फादर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। तो इस टाइम चेंज हो गए होंगे बट ये 2018 का पेपर है, तो उस टाइम पे कौन रिसीव किया था ये वाला अवार्ड, ये रिसीव किए थे हमारे फेमस विनोद खन्ना जी ने, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, विनोद खन्ना जी ने उस टाइम ये अवार्ड रिसीव किया था। बट आप लोग इस चीज पे अपडेटेड रहना, यानी आप लोग अभी का जिसने ये अवार्ड जीता है आप लोग उसका नाम देख लेना, ठीक है। वही अगला क्वेश्चन भी आपका जीके से है कि हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैंने जैसा बोला था आपको कि ये बेसिक बेसिक चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, और यूनियन मिनिस्टर्स में होम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, तो ये भी आप देख लेना कि अभी करंटली कौन चीफ जस्टिस है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन का फादर कौन था, देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन सुना है, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी सुना है, ठीक है। बट ब्लू रिवॉल्यूशन का फादर इंडिया में कौन था, तो वो कौन थे, डॉक्टर हीरालाल चौधरी, ठीक है। ऑप्शन सी डॉक्टर हीरालाल चौधरी, ये कौन थे, ये जो थे वो फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन कहलाते हैं इन इंडिया, ठीक है। वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है। पूरे विश्व का एड्स डे कब मनाया जाता है, तो ये मतलब आपको ये भी चीजें याद रखनी है कि इंटरनेशनल टीचर्स डे कब है, इंटरनेशनल विमेंस डे कौन सा है। फेमस फेमस चीजें याद रखनी है, ज्यादा नहीं, डीप में ज्यादा हमें डाइव नहीं करना है, बस उतना ही जितना जो चीजें हम बार बार जानते हैं, जैसे कि ग्रीन अर्थ डे कब है या फिर अर्थ डे कब है, ठीक है। और फिर एक एनवायरमेंट डे कब है, ठीक है। ये सब चीजों के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं देखने मिल ही जाते हैं। तो वही पूछा गया है कि वर्ल्ड एड्स डे कब है, ठीक है। तो वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि 1 को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वही अगला क्वेश्चन देखिए कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज इम्पोज्ड इन इंडिया, ठीक है। तो कब इम्पोज किया गया था, तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, यानी आपको मल्टीपल टाइम्स पूछा गया, जितनी बार पूछा गया मुझे लगता होगा कि सारे बच्चों को अभी तक याद ही हो गया होगा, ठीक है। तो जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, 1 जुलाई एंड 2017 में वो इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ठीक है। तो बहुत बच्चे इसमें 5 सितंबर टिक करके आते हैं, बट नहीं,
वर्ल्ड टीचर डे पूछा गया है, ना कि इंडिया का टीचर डे। इंडिया का टीचर डे तो 5 सितंबर को ही मनाते हैं, ठीक है, बट वर्ल्ड टीचर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 5 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड का टीचर्स डे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वही अगला क्वेश्चन देखिए कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग का जो है चेयरपर्सन कौन है, तो नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, ठीक है। नीति आयोग है क्या, प्लानिंग कमीशन है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन कौन होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो इसीलिए अभी के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है आप उस पर टिक लगा देंगे, यानी श्री नरेंद्र मोदी को आप टिक लगा देंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो आप सभी को ही पता ही होगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार पूछ चुके हैं, दैट इज पॉपुलरली नोन एज NH24, नेशनल हाईवे 24, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है। सत्यमेव जयते किसमें से लिया गया था, तो मुंडाको उपनिषद या फिर मत्स्य पुराण, रामायण या फिर भगवत गीता, ठीक है। तो सत्यमेव जयते लिया गया था बच्चों, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मुंडाको उपनिषद से लिया गया था ये, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस है ना, ऐसे जीके के क्वेश्चंस है, मतलब जिसको इतना हमने ध्यान नहीं दिया होगा, है कि नहीं। जब मैं भी उस टाइम पढ़ती थी एंट्रेंस वगैरह का, तो मैं भी ऐसे सारे क्वेश्चंस को ध्यान बिल्कुल नहीं देती थी कि भाई क्या आ रहा है, हटाओ यार। मतलब मैं जो पढ़ के आती थी वो तो बिल्कुल नहीं पूछते थे, बट ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लेते थे, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स नहीं पूछेंगे मेरे हिसाब से, बट आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि मॉर्निंग स्टार हम किसको कहते हैं, प्लैनेट वीनस को हम मॉर्निंग स्टार का नाम देते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया इज लोकेटेड एट, ठीक है। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, तो साउथ ऑफ कैप्रिकॉन, नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर या फिर ऑन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है बच्चे लोग, तो इंडिया, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, इतना अपने इंडिया के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो अपना इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर तो सभी को जानता है ना, है कि नहीं। तो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर अपना इंडिया लोकेटेड है, ठीक है। लैटिट्यूड्स मीट वन अनदर एट, ठीक है। लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं आप सभी को पता है ना, ये एक अर्थ है, ठीक है। इसमें जो ऐसी ऐसी लाइन जाती है, जो ऐसे जाके यहाँ पे एक जगह मिल जाती है ना, तो ऐसी लाइन का क्या नाम है, लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। बट जो ऐसी लाइन जो पैरेलल चलती है उसका नाम क्या है, लैटिट्यूड, ठीक है। देखो कैसे आप याद रख सकते हो, लैटिट्यूड, लैट यानी लेटा हुआ, ठीक है, लेटा हुआ लाइन नहीं है, और लॉन्जिट्यूड लॉन्ग यानी एकदम ऐसा सीधा, ठीक है। तो ये जो लेटे हुए लाइंस है वो पैरेलल होते हैं, वो आपस में कभी मिलते नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, दैट इज डी, नोवेयर, लैटिट्यूड्स कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, थेम्स रिवर इज इन द कंट्री, ठीक है। थेम्स रिवर कौन सी कंट्री में है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, ठीक है। तो कौन सी कंट्री में है बच्चों, तो ये एक्चुअली किसमें है, ये इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट ये जो थेम्स रिवर है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बट यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है, ठीक। तो ये ऐसे कुछ कुछ एरर्स आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो आपको ऑलरेडी मार्क्स मिल जाता है उसके लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन की जहाँ गड़बड़ होती है आपको मार्क्स मिल जाता है, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, ना ही इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, कुछ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि पर्शिया वॉज द एंशंट नेम ऑफ द कंट्री, पर्शिया कौन सी कंट्री का एंशंट नेम कहलाता था, ठीक है। टर्की का, इराक का, ईरान का या फिर साइरिया का। तो पर्शिया बच्चों किसका नाम था, तो वो ईरान का पुराना नाम था, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द
एशियाज लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन लोकेटेड? ठीक है, लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहाँ है एशिया का? तो श्रीनगर इंडिया में सबसे लार्जेस्ट, हमारे इंडिया का जो है मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन लोकेटेड है, सॉरी एशिया का, वर्ल्ड का नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो जो अपनी इंडिया की खासियत है, अपनी इंडिया के बारे में जो चीजें हैं वो आप लोग एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो फेमस फेमस है वो तो जानकर ही रखना। ठीक है, चलो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड इन इंडिया? ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया में कब निकाला गया था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 1949, 1950, 1951 या फिर 1952। तो ये भी आप इकोनॉमिक्स में तो आपने पढ़ा ही होगा, इंडियन इकोनॉमिक जो होता है, ठीक है, उसमें आपको बताया गया था कि पहली फर्स्ट 5 प्लानिंग कमीशन निकाली गई थी 1951 में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वही अगला क्वेश्चन आप सब देखिए कि द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन से बेसिस पे निकाला जाता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बच्चों बेसिकली निकाला जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस बेसिस पे निकाला जाता है। और कहाँ से जाती है आईएसटी, यानी जो होता है आपका वो लाइन, वो कहाँ से जाता है? दैट इज इलाहाबाद से होकर जाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड द इंटरनेट? ठीक है, इंटरनेट की खोज किसने की थी? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स या फिर रोबोट ई खान? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? दैट इज रॉबर्ट ई खान ने किया था इसको पहली बार इन्वेंट। ठीक है, इंटरनेट को। वैसे तो इन्होंने भी नहीं किया था, किसी और ने किया था, बट इसका आप लोग करेक्ट आंसर देख लीजिएगा। बट समवेयर रॉबर्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो इसमें क्लोज आंसर ऑप्शन डी है, तो आप लोग वही टिक करेंगे। ठीक है, बहुत बच्चे बिल गेट्स या फिर स्टीव जॉब्स लगाकर आते हैं, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने कोई और चीज इन्वेंट की है, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? ठीक है, कौन सी ऐसी सिटी है इंडिया में जो क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहलाती है? ठीक है, तो ये कौन है? कोची। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोची एक ऐसा सिटी है बच्चों जो इंडिया में क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानी जाती है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which article of the Indian Constitution deals with the right to education? ठीक है, जैसे right to education हो गया, और जो recent sections थे ना जो जिसमें amendments आए हैं, वो भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ठीक है, मैंने पढ़ाते पढ़ाते आपको कुछ कुछ टॉपिक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, वैसे तो अगर अभी के एमजीकेवीपी के पेपर्स देखे जाएं तो अभी तो मेनली आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या सब्जेक्टिव यानी कि जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है वैसे क्वेश्चंस ही पूछते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस भी हिट कर जाते हैं। तो ये हिट हमें ज्यादा ना हिट करे, इसीलिए हमें पढ़ने वाला हिट ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? दैट इज 21A में हमारा राइट टू एजुकेशन दिया गया है। तो 21A करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर नाउअडेज इन इंडिया? ये तो आप सभी को पता है कि टोटल हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब वो क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ऑप्शन 6 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर नाउअडेज इन इंडिया? ठीक है, तो कितने हाई कोर्ट्स हैं अभी इंडिया में? ठीक है, तो अभी इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं? दैट इज 24 टोटल हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट में नहीं है वो आप लोग फाइंड कर लेना। ठीक है, वो भी जरूरी है जानना। ठीक है, तो 24 अभी करेंटली हाई कोर्ट्स इंडिया में हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हाउ मेनी सीट्स आर इन लोकसभा? ठीक है, लोकसभा में आपको कितनी सीट्स देखने मिलती है? ठीक, तो ये भी आपका क्वेश्चन मतलब आपका बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप लोग पढ़ते ही आए होंगे। ठीक है, एंड आप सभी को पता है कि 243 प्लस 2 सीट्स आर देयर इन लोकसभा। ठीक है, वही राज्यसभा का भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज द बिगेस्ट एरिया? तो ये तो आप सभी को पता है कि रशिया जो है सबसे बड़े एरिया में रहती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो अगर अभी स्पीकर चेंज हुए हैं तो आप लोग उससे भी अपडेट रहना। पर 2018 के हिसाब से प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे ओम बिरला, जिनका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आप लोग लिख लेना कि उस टाइम पे कौन थे। ओम बिरला वॉज दी करंट स्पीकर। ठीक है, इफ आई एम रॉन्ग तो आप लोग मुझे बता सकते हो इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ SAARC। ठीक है, SAARC का हेड क्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसके आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, दिल्ली, इस्लामाबाद, थिम्पू या फिर काठमांडू। तो काठमांडू कोई नहीं टिक करेगा। ठीक है, दिल्ली में उसका कहाँ है, SAARC का हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। ठीक है, तो ये भी आप लोग ने अपने क्लास 10th के हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड आउट हुई थी, तो 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंड आउट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा ही होगा कि आर्य समाज का खोज किसने की थी। आर्य समाज का खोज किया गया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, श्री दयानंद सरस्वती जी ने इसका खोज किया था, किसका, आर्य समाज का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वही अगला क्वेश्चन है, विच इज द इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर। ठीक है, इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा था, तो इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर था दैट इज बंगाल गैजेट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बंगाल गैजेट वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा, तो वो लोग सोचेंगे अरे वाह ये तो अब पता चला। तो अब अगर पता चला है तो अब इसको याद कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जाने देना अभी टिक लगा लो बाद में पढ़ लेंगे, वैसा नहीं, अभी याद करते हुए चलो। ठीक है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडिया के कितने लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। अब जैसे कि गुजराती एक लैंग्वेज है, ठीक है, उसको लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, है ना। बट जो भोजपुरी एक लैंग्वेज है उसको सिर्फ बोल सकते हैं, लिखा उसको हिंदी में ही जाता है और पढ़ा भी उसको हिंदी में ही जाता है, तो दैट इज नॉट अ लैंग्वेज। ठीक है, वो एक ऐसा प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जिसको आप लिख सको, बोल सको और पढ़ सको, वो एक लैंग्वेज कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है इंडिया में, दैट इज टोटल 22 रिकॉग्नाइज लैंग्वेज आर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए कि विच इज द लोएस्ट लिटरेरी स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, विच इज द लोएस्ट लिटरेरी स्टेट ऑफ इंडिया, यूपी, एमपी, अरुणाचल प्रदेश या फिर बिहार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज बिहार। पर यहीं से सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो IAS IPS बन के निकलते हैं। ठीक है, तो अभी आई डोंट थिंक ये सबसे ज्यादा लोएस्ट लिटरेरी स्टेट होगा इंडिया का, बट उस टाइम के हिसाब से पूछा गया है तो दैट इज बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए कि द टर्म बुल्स आई इज रिलेटेड टू। ठीक है, बुल्स आई नाम का जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है, वॉलीबॉल से, स्विमिंग से, राइफल शूटिंग से या फिर पोलो से। ठीक है, तो कोई भी बच्चा इसको देख के टिक नहीं लगाएगा। बुल्स आई आप सभी को पता है, राइफल शूटिंग जो करते हैं, है ना, ऐसे जो मारते हैं और उसमें ऐसा दिया रहता है और ऐसे उसमें बहुत सारा दिया रहता है, तो दिस इज नोन एज बुल्स आई। तो किसमें होता है प्रेजेंट, राइफल शूटिंग में ही होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वही अगला क्वेश्चन है कि विच इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम भी जानना बहुत जरूरी है, दैट इज ऑप्शन बी, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन इज द करेक्ट बाउंड्री ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान कंट्री। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कि हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन द सेकेंड फेज। तो जैसा आप लोग जानते हो कि 1969 में टोटल 14 बैंक्स को क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। वही मैंने बताया था आप लोगों को जब मैं एक पेपर सॉल्व कराई थी, तब मैंने बताया था कि उसके बाद 1980 में, ठीक है, ठीक 11 साल बाद क्या हुआ था बच्चों, 6 बैंक और नेशनलाइज्ड हो गए थे। ठीक है, तो जब 1980 वाला सेकेंड फेज आया, ठीक है, तब उसमें कितने बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे, टोटल 6 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, यानी कि पब्लिक वाले में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है,
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोग याद रखेंगे, कभी आपको ये वाला पूछ लेता है, कभी ये वाला पूछ लेता है, तो ध्यान रखेंगे कि 1969 में 14 बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे, फर्स्ट फेज जिसको जाना जाता है, ठीक है, 1969 में। और 1980 में सेकेंड फेज में 6 बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि व्हेन डीमोनेटाइजेशन हैपेंड इन इंडिया इन 2016, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन इंडिया में कब हुआ था? तो आप सभी को याद है कि उस टाइम बहुत ऐसा माहौल था कि दिवाली दिवाली है ना, और अचानक से क्या लग गया, डीमोनेटाइजेशन का वो एकदम तहलका मच गया। तो नवंबर के टाइम ये चीज ऑकर हुई थी, 8 नवंबर 2016, ठीक है, एकदम न्यूज व्यूज में छा गया था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट फेज की, मतलब हम घर पे बैठ के कुछ खा रहे थे अच्छा सा, और अचानक से न्यूज आने लग गया कि भाई ये नोट वोट बंद हो गए हैं, ये हो गया है, सब बैंक जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन हैपन हुआ था 8 नवंबर एंड 2016 को। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हेन वाज डिजिटल इंडिया लॉन्च्ड इन इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया वाला टर्म इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया वाला टर्म लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये मोदी सरकार के आने के बाद वाले चीजें हैं, जीएसटी आना, डिजिटल इंडिया आना, यूपीआई आना, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आर टू, ठीक है, इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे करती है? तो यूएसए, जापान, रशिया या फिर यूके। तो इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कहाँ जाता है बच्चों? दैट इज यूएसए में जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है यूएसए की तरफ। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि यूएसए में बहुत सारे इंडियन लोग भी रहते हैं, है ना। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द गुजराती फैमिलीज, दोज हु हैव सेटल्ड देयर, है कि नहीं। तो अब भाई गुजराती फैमिलीज है तो दे नीड इंडियन स्टफ, तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट्स आर फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। अगला क्वेश्चन है कि इन इंडिया विच स्टेट मॉनसून अराइव्स फर्स्ट। तो ये आप सभी ने अपने क्लास 10th की ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है कि नहीं। इंडिया में सबसे पहला ऐसा स्टेट जो मॉनसून को रिसीव करता है, वो कौन सा स्टेट है बच्चों? दैट इज ऑप्शन डी, केरला, ठीक है। केरला में सबसे पहली मॉनसून होती है इंडिया की, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी किस में मेजर की जाती है? तो फिर आप सभी को पता है कि वो बाइट्स में मेजर की जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी, ठीक है। तो आजकल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक साल पे केवाईसी करवाने का रूल आ गया। केवाईसी का मतलब क्या होता है कि हम अपने फिंगरप्रिंट्स, अपने आईलिड्स जो अपना जो होता है उसको स्कैन करवाते हैं, है ना। और ये सब चीजें हम मतलब हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है, एज आवर सिक्योरिटी की ये हमारा सिग्नेचर है, ठीक है। तो वो चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने केवाईसी फॉर्म निकाला है कि कोई किसी की साइन कॉपी ना कर पाए, और फिजिकल एट्रीब्यूट्स रहेंगे तो हम जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो हम केवाईसी में क्या करते हैं, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड इन सबको हम लिंक कर देते हैं अपने बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो दिस इज नोन एज केवाईसी, दिस फुल प्रोसीजर। तो केवाईसी का मतलब क्या होता है? दैट इज नो योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर को जानो, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, जैसे आईज टीयर से रिलेटेड है, ठीक है। आईज में क्या होती है? टीयर्स होती है। वही हंगर में ब्रेड होता है, वोल्केनो में लावा होता है, हार्ट में आर्टरी होती है, कि सी में वाटर होता है, ठीक है। तो देखो वोल्केनो में लावा भी हो सकता है और सी में वाटर भी हो सकता है, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि क्लोजली क्या रिलेटेड है, ठीक है। दैट इज ऑप्शन डी विच इज क्लोजली रिलेटेड, सी एंड वाटर इज इन द सेम रिलेशन एज आईज एंड टीयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसको हम करेक्ट आंसर मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। 196, 256 डैश एंड 400, ठीक है। तो इसमें कॉलम में करेक्ट ऑप्शन क्या बैठेगा? दैट इज ऑप्शन ए, 324 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए को टिक लगा लेंगे, ठीक है। सॉल्व आप लोग अपने हिसाब से करते रहिएगा, ठीक है। अब इतना डिटेल में हम अभी जाएंगे नहीं। फिर लिखा गया है जैसे कि FEHG, ठीक है।
तो ये उल्टा है, EFGH, ठीक है भाई। LM तो फिर क्या होगा, NO होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, NO, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे वेकेशन को हॉलीडे कहते हैं, वही वोकेशन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा ना वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है। तो वोकेशन का यहाँ पे मतलब क्या है बच्चों, तो वोकेशन यानी करियर, ठीक है। करियर को वोकेशन कहते हैं, वेकेशन को हॉलीडे कहते हैं, करियर को वोकेशन कहते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 32, 28 और वही 160 का आगे क्या बैठेगा रिलेशन में, तो द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन डी, 140 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी आगे इस रेशियो के 140 बैठेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि द कैपिटल ऑफ भूटान इज, ठीक है, भूटान का कैपिटल क्या है। तो इंडिया की जितनी भी नेबर कंट्रीज हैं उनके कैपिटल क्या है, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब इसका आंसर बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी, टिम्फू, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था, भले आप सेकंड थर्ड याद ना रखो, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल कब लड़ा गया था, दैट इज ऑप्शन डी, 1526, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है फर्स्ट बैटल कब लड़ा गया था, कभी कभी पूछ लेता है किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आई गेस मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन नंबर 66, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो श्रीगुप्ता या फिर समुद्रगुप्ता या फिर चंद्रगुप्त वन या फिर कुनार गुप्ता। तो चंद्रगुप्त वन गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हु रोट पद्मावत, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे संजय लीला भंसाली टिक करके नहीं आएगा, ठीक है। संजय लीला भंसाली जी ने पद्मावत नहीं लिखा था। इस पद्मावत लिखी गई थी किसके द्वारा, तो दैट इज ऑप्शंस दिए गए हैं, अबुर रहीम या फिर रसखान या फिर मलिक मोहम्मद जैसी या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था ये, ठीक है। और किसके किसके बीच में ये हुआ था, तो मुगल्स एंड राजपूत के बीच में ये लड़ाई हुई थी, पद्मावत की जो लड़ाई थी, पद्मावत की लड़ाई थी कि किसकी लड़ाई थी, आप लोग देख लेना, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि हु वाज नोन एज जिंदा पीर, ठीक है। तो जिंदा पीर इसको कहा जाता था अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या फिर औरंगजेब को। तो किसको कहा जाता था बच्चों, दैट इज ऑप्शन डी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। ओके तो मतलब इससे पहले जितने भी 65 क्वेश्चंस थे वो हमारे जीके, मैथ्स और रीजनिंग से थोड़ा बहुत रिलेटेड था। मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत कम देखने मिला, बट हमें स्टैटिक जीके के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने मिले। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा ना कि मतलब स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब उससे ज्यादा क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं तो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन तो उससे देखने मिल ही जाएगा, ठीक है। एंड ये कैसे स्टैटिक जीके था, जो आपके बेसिक क्लास 10th लेवल का आपका था, जब तक जो आपने अभी तक क्लास 10 तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर अभी आगे सॉल्व करते हैं हमारे सब्जेक्ट वाले क्वेश्चंस को, डेप्रिसिएशन सॉरी अकाउंटेंसी या बिजनेस या इकोनॉमिक्स को, ठीक है। तो बोला गया है डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, कैसे टाइप का प्रोसेस है, वैल्यूएशन, एडजस्टमेंट, कैलकुलेशन या फिर एलोकेशन, ठीक है। तो जो डेप्रिसिएशन है बच्चों कैसे टाइप का प्रोसेस है, दैट इज वैल्यूएशन का प्रोसेस है, ठीक है। वैल्यूएशन का प्रोसेस यानी कि क्या कर रहे हो आप, अपने एसेट्स की वैल्यू को आप डिटरमाइन कर रहे हो आफ्टर अ ईयर या फिर कह लो कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू या तो डेप्रिशिएट या तो अप्रिशिएट होना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम, ठीक है। पार्टनरशिप कैसे अराइज होता है, तो बर्थ से या फिर स्टेटस से, रिलेशनशिप से या फिर एग्रीमेंट से, ठीक है। तो पार्टनरशिप होने के लिए, ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट सो कंपल्सरी टू बी लीगलाइज्ड, बट स्टिल देयर शुड बी एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्रीमेंट तो आप सभी को पता होगा, एग्रीमेंट यानी कि प्रॉमिस प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है। यानी कि प्रॉमिस किया गया है किसी चीज के लिए और उसी को एक्सेप्ट भी किया गया है, ठीक है। तो एग्रीमेंट होना पार्टनरशिप के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड
was set up in India in the year, ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब स्टैब्लिश, कौन सी कमिटी में कब स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। फिर कभी कभी पूछते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिया में कब सेटअप किया गया था, ठीक है। तो जो इंडिया वाला सेटअप था वो किस में है, 1977 में है। वही आपको पूछ ले इंटरनेशनल वाला तो किस में था बच्चों, 1973 में वो स्टैब्लिश हुई थी वो कमेटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की। बट इंडिया वाली कब थी, 1977 में। तो आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या नेचर है, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैपिटल वाली चीजें भी रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हमारा क्या है वो रियल अकाउंट का नेचर है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गुडविल ऑफ अ फर्म इज, ठीक है। एक फर्म की जो गुडविल है वो क्या होती है, तो आप सभी को पता है गुडविल इज अ टैंजिबल प्लस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। तो गुडविल क्या है बच्चों, आपको इन दोनों में से देखना है, देखो दोनों ही आपको दिया गया है, टैंजिबल भी इनटैंजिबल भी दिया गया है और फिक्टिशियस भी दिया गया है। तो जो क्लोजली रिलेटेड है गुडविल से हमें वही लेकर चलना है, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स हम गुडविल को कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन देखो, while issuing shares at discount the maximum rate of discount is, मान लो अगर आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो कितना रेट ऑफ डिस्काउंट दोगे, दैट इज 5% हम मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट देते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ कंपनी कैन परचेज इट्स ओन, ठीक है। तो अपने खुद की वो क्या चीज को परचेज कर सकती है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ऑल ऑफ दीज, बट ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर नहीं है, तो इसके हिसाब से आप लोग नहीं चलेंगे। डिवेंचर जो है वो कंपनी खुद की खरीद सकती है, बट शेयर्स को वो क्या करती है, बायबैक करती है, बायबैक ऑफ शेयर्स होता है, ठीक है। खरीदना और परचेजिंग ऑफ शेयर्स नहीं कहलाता है। बायबैक अगर लिखा रहता तो वहां पे शेयर्स होता, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा गया परचेज, एक कंपनी खुद का क्या कर सकती है, दैट इज डिवेंचर्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का पार्ट क्या नहीं है, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, फॉरफीटेड, फॉरफीटेड, ठीक है, फॉरफीटेड शेयर्स या फिर बोनस शेयर्स। तो फॉरफीटेड शेयर्स जो होते हैं वो हमारे किसके, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, मान लो खुद की डिवेंचर को हमने कैंसिल कर दिया, उस पर जो प्रॉफिट था उसको कैंसिल कर दिया, तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज कैपिटल रिजर्व में वो चला जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैपिटल रिजर्व में कौन कौन से आइटम्स जाते हैं ये याद रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व ही आंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या होता है, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व्ड, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, ठीक है, या फिर ऑन बोथ ओल्ड पार्टनरशिप एंड फर्म आर डिसॉल्व्ड, या फिर नीदर पार्टनरशिप नॉन फर्म इज डिसॉल्व्ड, ठीक है। तो फर्म की डिसोल्यूशन अलग होती है, पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन अलग होती है। जब कोई भी नया पार्टनर आता है तो क्या होता है, पुरानी एग्रीमेंट खत्म हो जाती है, नई एग्रीमेंट फॉर्म होती है, विच इज नोन एज ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग होता है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है। आई होप आप सभी को पता होगा, है ना। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, विच आइटम शोज अ डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इनमें से कौन सा आइटम आपको डेबिट बैलेंस दिखाएगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे दिया गया है, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। ये सब आपको क्या दिखाएंगे, ये सब आपको क्रेडिट बैलेंस दिखाएंगे, बट ये जो होता है वो आपको दिखाता है, सॉरी क्रेडिट, ये आपको डेबिट बैलेंस शो करता है, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। डेल क्रेडिटर कमिश्नर कमर्शन सॉरी इज कैलकुलेटेड ऑन, ठीक है। तो ऐसा कमर्शन किस पे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज टोटल सेल्स पे निकाला जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी याद करना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि गुडविल का हो गया, इनटैंजिबल एसेट्स का हो गया, ठीक है, या फिर आप कह लो कि कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, डेप्रिसिएशन का हो गया, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या नाम है बच्चों, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज फॉर फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
द ड्रॉवर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ, ठीक है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज के ड्रॉवर को हम क्या नाम देते हैं? तो डेटर, बैंक, क्रेडिटर या फिर होल्डर, ठीक है, तो उसका क्या नाम है बच्चों? क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर इज द राइट आंसर, ड्रॉवर इज नोन एज क्रेडिटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, रेवेन्यू इज सेट टू बी रियलाइज्ड, रेवेन्यू कब रियलाइज्ड होता है? ठीक है, व्हेन द सेल्स आर मेड, व्हेन द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच्ड, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, ठीक है, तो रेवेन्यू हम कब मानेंगे कि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? तो जब सेल्स आर मेड, जब सेल्स होने लगेगी तभी हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा, यानी जब सेल्स होगी तभी हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन इज, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन नाम की बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखा गया था एडम स्मिथ जी के नाम से, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, तो टोटल यूटिलिटी का क्या नेचर होता है? ठीक है, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी कैसी हो जाती है बच्चों? मैक्सिमम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो आप सभी को पता ही होगा ना, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो यानी कि टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द कंज्यूमर सरप्लस फर्स्ट, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस नाम का टर्म सबसे पहले किसने खोजा था? तो ड्यूपिट ने खोजा था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनडिफरेंस कर्व इज, इनडिफरेंस कर्व का नेचर कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है, पैरेलल होता है या फिर नन ऑफ दीज होता है, ठीक है, तो इनडिफरेंस कर्व बेटा आप सभी को पता ही होगा, इनडिफरेंस कर्व का क्या नेचर होता है? कॉन्वेक्स टू दी नेचर होता है, सॉरी ओरिजिन, ठीक है, तो ये आप सभी लोग याद रखेंगे, कॉन्वेक्स रहता है उसका नेचर। द ड्यूरेशन ऑफ ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान इज, तो ये आप सभी ने अपने इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा कि 12th 5 ईयर प्लान जो था उसका ड्यूरेशन कितना था बच्चों? दैट इज 2012 से लेके 2017 तक उसका ड्यूरेशन फिक्स किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ठीक है, इनमें से कौन सा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्लासिफाई नहीं हो सकता है? ठीक है, तो हमें सभी को पता है कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बिजनेस का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, आप कह लो कि एक फंक्शन हो सकता है बट वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, और एक क्या क्या कहते हैं उसको, सोसाइटल, क्या, सॉरी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द अपर लिमिट ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ बैंकिंग बिजनेस में बी, ठीक है, तो बैंकिंग बिजनेस में कितने अपर लिमिट पार्टनर, मतलब कितने ज्यादा पार्टनर्स होने चाहिए? दैट इज 10, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ आई एम रॉन्ग तो आप लोग एक बार देख लेना, बट मेरे हिसाब से 10 है आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का दूसरा नाम क्या है? दैट इज चार्टर ऑफ द कंपनी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, चार्टर ऑफ द कंपनी भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की इन प्राइवेट कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए? दैट इज 2 नंबर ऑफ मेंबर्स आर वेरी एसेंशियल टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिस्टोरिकली द आइडिया ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन, ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे पहला आइडिया कौन से देश को आया था? ठीक है, तो किसको आया था बच्चों? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का आइडिया सबसे पहले आया था, इस आंसर के हिसाब से कोई नहीं चलेगा, सबसे पहले आया था यूके को, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को आइडिया सबसे पहले आया था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच ऑफ दी फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, तो इसमें से कौन सा क्लोजली रिलेटेड है? यहाँ पे दिया गया प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ऐसा नहीं है, ठीक है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो होता है ना वो क्लोजली रिलेटेड होता है। अब ऐसा क्यों होता है? आप सभी को पता है कि एक सिक्के के वो दोनों साइड हैं, ठीक है, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं, कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग नहीं, ठीक है, दोनों कभी कभी साइमल्टेनियसली भी चलते हैं, जिसकी वजह से प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो होता है वो आपस में भाई भाई है, एक जुड़वा भाई कह लो उन लोग को, ठीक है, वो क्लोजली रिलेटेड मैनेजमेंट फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट की हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड वाला प्रिंसिपल किसने दिया था? आप सभी को पता है, हेनरी फेयोल ने दिया था, ऑप्शन डी इज द
करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कोई सिलेक्शन कोई रिक्रूटमेंट टिक करके आता है, बट द करेक्ट आंसर इज रिक्रूटमेंट। ठीक है, सर्च करना। ठीक है, सर्चिंग ऐसे आप लोग मान लो कि एस सर्चिंग और आर रिक्रूटमेंट, एस आर या फिर आर एस कह लो। ठीक है, तो सर्चिंग अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज रिक्रूटमेंट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कैसे टाइप का कम्युनिकेशन होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। स्वॉट इज यूज्ड फॉर, तो स्वॉट की पहले फुल फॉर्म जान लो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, तो ये स्वॉट एनालिसिस हम कब यूज करते हैं बच्चों? तो स्वॉट एनालिसिस हमारा मार्केटिंग में भी यूज होता है, साथ ही साथ प्लानिंग में भी बहुत यूज होता है। ठीक है, तो किसी भी अपनी कंपनी की फर्म को फर्म की स्ट्रेंथ को या वीकनेस को, अपॉर्चुनिटी को या फिर थ्रेट को अगर हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं या फिर पता लगाते हैं या यूज करते हैं, तो उसको हम प्लानिंग में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। स्टॉक एक्सचेंज इज अ, ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, रीजनल सब्जेक्ट है या फिर वो एक कॉर्पोरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या है बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज एक कॉर्पोरेट सब्जेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मनी मार्केट डील्स इन, ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दो मार्केट होते हैं। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होता है, ठीक है, वही मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ लोकेटेड है? तो बहुत बच्चे बनारस टिक करके आते हैं, लखनऊ टिक करके आते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कानपुर में जो है वो हमारा क्या है? कानपुर में स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है, यूपी का। ठीक, WTO was established in the year, ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, वर्ल्ड में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज आपको ऑप्शन दिया गया है 1994, 1995, 1996 या फिर 1997। ठीक है, तो WTO फाउंडेड किया गया था 1995 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर्स? तो वो हमारी फेमस मुंबई में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ बच्चों हमारा जो पेपर था वो आज का खत्म हो चुका है। टोटल 100 क्वेश्चंस आज हम लोग ने सॉल्व किए। ये था आपका MGKVP का 2018 का पेपर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे 2019 का। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सॉल्व करें और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया है वो एक बार आप फिर से वीडियो को देखें। ठीक है, जहां जहां मैंने बताया है आप लोग पॉज करके वो कहीं पे लिख लो। ठीक है, कि जब आप लोग रिविजन करो तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, और आई होप आप सभी को सारे आंसर्स क्लियर होंगे। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बाय बाय।